डीजेनरेटिव आर्थराइटिस या एक उम्र के बाद जोड़ों में दर्द होना एक आम समस्या बनता जा रहा है। इस सीरीज में ये प्रथम पार्ट में हम एक ओवरव्यू लेंगे कि डीजेनरेटिव आर्थराइटिस होती क्या है, इसकी वजह क्या है और किस तरह से इससे बचा जा सकता है। फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर संजीव अग्रवाल। आप अक्सर मेरे वीडियो लाइफ स्टाइल डिजीजेज और क्रॉनिक इलनेसेस पर देखते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा मैंने आपको बताया, डीजेनरेटिव आर्थराइटिस, इसका मतलब होता है कि जोड़ों की क्वालिटी जो पहले थी वो अब नहीं रह गई और इसके कारण, या दूसरी भाषा में कहें तो जोड़ों में होने वाले वेयर एंड टेयर के कारण जो दर्द शुरू होता है उसे हम कहते हैं डीजेनरेटिव आर्थराइटिस। और अक्सर इस प्रकार के दर्द गर्दन में, कमर में या घुटने में, इन तीन जोड़ों में आमतौर पर शुरुआती दौर में देखने में आते हैं। ग्रेजुअली इन जोड़ों का दायरा बढ़ता है, फिर हाथ की उंगलियां, पोस्ट 60s में आपने देखा होगा ड्रम स्टिक जैसी हाथ की उंगलियों में नॉट्स बन जाते हैं। तो हाथ की उंगलियां, हिप जॉइंट, एंकल जॉइंट या शोल्डर जॉइंट, इन जॉइंट का भी धीरे धीरे इन्वॉल्वमेंट होने लगता है, पर वो उम्र के साथ होता है। शुरुआती दौर में गर्दन, कमर या फिर घुटने, इन दर्दों को महसूस किया जा सकता है क्योंकि ये जॉइंट सबसे अधिक वल्नरेबल है। देखिए, सर्वाइकल, गर्दन के ऊपर आपका पूरा सिर है और सपोर्ट क्या, खाली बीच के सर्वाइकल स्पाइन के ऊपर है। तो सबसे अधिक एक्सपोज्ड जॉइंट कौन से हैं वेट के और मूवमेंट के हिसाब से? गर्दन की वर्टिब्रा। तो ये कारण बनता है वेयर एंड टेयर का और क्वालिटी के पहले जैसे न रह जाने का। तो उसके कारण सर्वाइकल प्रॉब्लम्स आना शुरू होती हैं। दूसरा सबसे वल्नरेबल साइट है लंबर, कमर। कमर में दर्द का रहना। कमर बेसिकली आप देखिए फोटो में, पूरे आपके ऊपर के हिस्से का, धड़ का वजन उठाए हुए है, साथ में सिर का। हमको ऐसा लगता है कि इतना चौड़ा घेरा है कमर का तो अंदर कुछ ना कुछ होता होगा लोड बेयरिंग के लिए, पर ऐसा नहीं है। पूरा लोड बीच के एक एक्सिस के ऊपर आ रहा है। तो ये जो स्पाइन के जोड़ है, लंबर स्पाइन के, ये सबसे अधिक एक्सपोज्ड होते हैं इस तरह के कामों के लिए। तो उसमें क्षति, डैमेज या डीजेनरेटिव चेंजेस, क्वालिटी का सफ़र होना, ये बहुत आम बात है। उसके बाद में पैरों के अंदर नी जॉइंट, ये काफ़ी एक्सपोज्ड है, पूरे बॉडी का वजन ले रहा है, तो ये सबसे अधिक वल्नरेबल रहता है। अच्छा, इसकी जो मोस्टली उम्र है डीजेनरेटिव आर्थराइटिस की, ये अक्सर 40 साल के बाद होती है। कभी कभी ये देखा गया है कि 30 साल, 35 साल, इस पर भी गर्दन के, कमर के दर्द, या कभी धोखे से आप देख सकते हैं कि घुटने की भी समस्याएं आना शुरू हो जाती हैं। पर इसमें ये जरूरी है कि अगर घुटने की समस्याएं कम उम्र पे आ रही हैं तो दूसरी तरह की आर्थराइटिस, जैसे इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस है या गाउट आर्थराइटिस है, इन सब की पॉसिबिलिटीज को भी रूल आउट किया जाए। तो आज इस सीरीज के अंदर हम विशेष तौर पर चर्चा करेंगे डीजेनरेटिव आर्थराइटिस की। इसका मतलब क्या है? क्वालिटी हमारे जोड़ों की पहले जैसी नहीं रह गई, उसके यूटिलाइजेशन के कारण या वेयर एंड टेयर के कारण। जैसे हम एक नई गाड़ी खरीदते हैं, शुरू में आप कैसे भी उसे चलाएं, गड्ढों में भी दौड़ाएं, तो भी उसके अंदर से तरह तरह की नॉइस नहीं आती, डैमेजेस नहीं दिखाई देते। पर वही कुछ साल के बाद में तकलीफें आना शुरू होती हैं, कुछ रैटलिंग साउंड, या फिर कहीं गाड़ी का रुक जाना, कुछ तकलीफ हो जाना, कुछ टूट फूट हो जाना। इसी तरह से बॉडी में डीजेनरेटिव आर्थराइटिस को सेगमेंटाइज किया गया है। ठीक है, तो इसको मैंने सिंपल भाषा के अंदर आपको समझाया। अब इसकी जो मुख्य वजह है ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो क्या है? तो पहला प्राइम फैक्टर है उम्र, एज के कारण। एज के कारण वेयर एंड टेयर और बॉडी के जो जॉइंट्स हैं, उसमें जो कार्टिलेज है, उनकी क्वालिटी का पहले जैसा ना रह जाना। और इसमें सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन होता है पोस्ट मीनोपॉज में हार्मोनल चेंजेस या
55 एज के बाद में मेल के अंदर हार्मोनल चेंजेस, ये हार्मोन्स की डेफिशिएंसी जैसे ही होती है फीमेल्स में या मेल में, उस हिसाब से उनका जो ब्लैंकेट होता है जॉइंट्स की हेल्थ के लिए या फिर बोन हेल्थ के लिए वो हटता है और जॉइंट और बोन के अंदर सफरिंग या प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं, क्वालिटी पहले जैसी नहीं रह जाती और आर्थराइटिस शुरू हो जाती है। इसको आमतौर पे हम जानते हैं अगर बॉडी के पेरिफेरल जॉइंट्स में हो, मतलब कंधे के या फिर हाथों के जोड़ों में हो या घुटने के या हिप के या नीचे के जोड़ों में हो, तो उसे बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस या हिंदी में संधिवात। और यही प्रॉब्लम अगर कमर में हो, गर्दन में हो, तो उसको कमर का या गर्दन का संधिवात कहते हैं, या इंग्लिश में इसको एक अलग वर्ड दिया गया है, या तो इसको सिंपल बोल दें लंबर ऑस्टियोआर्थराइटिस या सर्वाइकल ऑस्टियोआर्थराइटिस, या गर्दन की प्रॉब्लम को बोलते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। इसी तरह कमर की जो आर्थराइटिस है उसको बोलते हैं लंबर स्पॉन्डिलोसिस। ठीक है, तो इसको अलग अलग नामों से जाना गया है। अब जो हम अगला वीडियो बनाएंगे उसके अंदर खास तौर से घुटने की आर्थराइटिस से हम शुरुआत करेंगे, फिर सर्वाइकल और लंबर स्पॉन्डिलोसिस के बारे में जानेंगे। पर जैसा मैंने बताया इसकी पहली प्रमुख वजह है उम्र। उम्र को हम कभी भी रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे गाड़ी की उम्र है उसे आप रिवर्स नहीं कर सकते। यदि आप उसको किफायत के साथ चलाएंगे तो उसकी लाइफ लंबी होगी। उसी तरह हमारे बॉडी के जॉइंट्स का अगर आप ख्याल रखेंगे तो इनकी लाइफ लंबी होगी। सपोज करो आज आपकी उम्र 45 या 50 साल की है किसी फीमेल की, और उसके आर्थराइटिस ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेन घुटने में जस्ट शुरुआत है। अब ये फीमेल अगर 5 साल और 10 साल तक अपने जॉइंट्स के प्रॉब्लम को इग्नोर करते हैं तो पॉसिबल है कि 10 साल के अंदर इनके घुटने इतने खराब हो जाएं कि इनको सर्जरी करानी पड़े। अगर यही पूरे प्रोटोकॉल को, ट्रीटमेंट को फॉलो करते हैं बिना ये बोले हुए कि जब तक मैं इलाज रहती हूँ ठीक रहती हूँ, इलाज बंद करती हूँ कुछ समय बाद फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, बजाय इस डायलॉग को बोलने के वो प्रोटोकॉल साथ में कुछ मेडिकेशन को फॉलो करती हैं, तो इन्हीं जोड़ों को लाइफ टाइम यूज कर सकती हैं। जैसे आप मेकअप करके 70 साल पर भी 40 और 50 साल के लग सकते हैं, यही चीज इसके अंदर है। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो है वो भी इसमें रोल अदा करता है, पर कब उसका मेजर रोल आता है? यदि आप लीन एंड थिन हैं, आप अपने बॉडी का पूरा केयर ले रहे हैं, तो फिर जेनेटिक्स काम करता है। जैसे कार आपने खरीदा, कार की कंपनी कौन सी है, कार की कंपनी पे फिर डिसाइड होता है कि ये कैसी क्वालिटी देते हैं, तो उतने ही ज़्यादा साल चलेगी। अगर कंपनी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, ये ज़्यादा साल तक बिना तकलीफ दिए चलेगी। अगर क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है तो इसमें वेयर एंड टेयर जल्दी आएंगे, आपको मरम्मत की ज़रूरत जल्दी लगेगी, आप कितनी भी किफ़ायत बरतें। तो ये दूसरा रोल जेनेटिक्स अदा करता है। पर शुरू के 2 फैक्टर आपके हाथ में नहीं है, तो इसके लिए हम ज़्यादा चिंता करें ऐसी भी बात नहीं है, सिवाय किफ़ायत से अपने बॉडी के जोड़ों को इस्तेमाल करने के। अब तीसरा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है आपका वेट, क्योंकि अगर वजन ज़्यादा होगा, चाहे वो गर्दन के जोड़ हों, कमर के जोड़ हों या फिर घुटने के जोड़ हों, उसके अंदर तकलीफ ज़्यादा होगी और जल्दी होगी। तो वेट को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे ही आपकी एज 40s में जाती है, आप अपने वजन को नॉर्मल रखें, कंट्रोल करें, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वेट कंट्रोल करना। अब वेट के लिए अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही कि किस तरह कंट्रोल किया जाए, तो सिंपल फंडा है, डाइट 2 टाइम लें दिन में, या तो ब्रेकफास्ट और लंच लें या फिर लंच और डिनर लें। सिंपल तरीका बता रहा हूं, और साथ में 14 से 16 घंटे की फास्टिंग जो ऑटोमेटिक हो जाती है। अगर आप 2 बार मील लेंगे, आप 3 बार या 6 बार तो कतई ना लें। इसके बाद में दूसरा आप ध्यान रखें, आपके डाइट में कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज नीचे जाए, लेवल नीचे जाए, क्योंकि आमतौर पे जब आपका मोटापा बढ़ता है आप 250, 300, 350 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पर डे कंज्यूम कर रहे होते हैं,
और जैसे ही आप इसको 100 से 150 ग्राम पे लाते हैं आपका बॉडी फैट भी कम होता है। साथ में इन सब प्रिकॉशंस के साथ में आप इस बात का ख्याल रखें कि फास्टिंग करें, पूरा 14 घंटे का कार्बोहाइड्रेट डाइट में कंट्रोल करें और कुक्ड फूड जो है वो घटाएं। आप वेजिटेबल और फ्रूट बेस्ड अपना डाइट करें, फैट कंटेंट को कम करें। आप इस पे मेरे सेपरेट वीडियोस हैं वेट लॉस के, वो देख सकते हैं, या स्टार वॉक जैसे प्रोडक्ट का सपोर्ट ले सकते हैं, उसके मैंने लिंक नीचे दिए हैं। फिर भी अगर आपको जरूरत लगता है तो आप मेरे से पर्सनल वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं या मेरे असिस्टेंट से इस मामले में हेल्प ले सकते हैं, चाहे स्टार वॉक के बारे में जानना हो, चाहे वेट लॉस करने के आसान तरीकों के बारे में जानना हो। क्योंकि कई बार मैंने देखा है पेशेंट्स लंगड़ाते हुए पार्क में चलते हैं 3-3, 4-4 किलोमीटर और रहे सहे जोड़ भी अपने घस के ले आते हैं। वो गलत तरीका है। आपको पार्क के अंदर 3-3, 4-4 किलोमीटर चलना टोटली गलत है। अगर एक बार डीजेनरेटिव आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस आपके घुटनों में, हिप में या एंकल में शुरू हो चुका है तो, पर इसकी मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है? घुटने, एक या दोनों। ठीक है, तो चलना गलत है। नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइज आप जितनी ज्यादा करेंगे उतना अच्छा है, जैसे साइकिलिंग, वो भी हाथों से चलने वाली एयर बाइक, या फिर स्विमिंग सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है इसके लिए, उसमें आपके घुटनों पे वजन नहीं आता। ठीक है, तो या तो स्टार वॉक प्रोडक्ट का सपोर्ट लें, फास्टिंग करें, कार्बोहाइड्रेट घटाएं, ये सारे तरीके, या मेरे असिस्टेंट से इस बारे में हेल्प लें। इसका जो नेक्स्ट रीजन है वो है ओवर यूज। अगर आप अपने जोड़ों को ओवर यूज करेंगे, कमर में, गर्दन में, घुटने में, ये दर्द कम उम्र पे शुरू होगा। ओवर यूज से मतलब है जैसे कई डॉक्टर्स, सर्जन्स खड़े होके 6-6, 8-8 घंटे की सर्जरी करते हैं। फीमेल्स किचन में कुकिंग करती हैं। लोग अपने काम के लिए सीढ़ियों पे बार बार चढ़ते उतरते हैं, लिफ्ट नहीं ले पाते या नहीं लेते। या फिर वॉचमैन, सिक्योरिटी के लोग घंटों खड़े होकर के अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हैं। फीमेल्स किचन में भोजन बनाती हैं, वो तो मैंने आपको पहले ही बताया। या कुछ लोग जो स्पोर्ट्स में करियर रखते हैं, वो स्पोर्ट्स के लिए घंटों दौड़ते हैं या स्ट्रेस देते हैं अपने जॉइंट्स को। जैसे मैं उदाहरण दूंगा, यहाँ पर एक पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी है, शायद शोएब अख्तर, उसके जोड़ आप विश्वास नहीं करेंगे, जब वो पहला इंटरनेशनल मैच खेल रहा था उसी समय पूरे खत्म हो चुके थे। वो पहले ऑपरेशन थिएटर जाता था, अपने जोड़ों में से पानी निकलवाता था, उसमें स्टीरॉयड के इंजेक्शंस लगवाता था या कोई दूसरे लुब्रिकेंट के वो इंजेक्शंस लगवाता था। उसके बाद में गेम खेलने के लिए आ पाता था। इतनी अधिक समस्या थी 20 और 21 साल की उम्र पे। आज के समय में तो उसके दोनों रिप्लेसमेंट हो चुके हैं, नीज के, पार्शियल या कंप्लीट। तो ये समस्या ओवर यूज के कारण आ सकती है, तो ओवर यूज से बचें। इसीलिए मैंने बोला था पिछले सेक्शन में कि आप जो गार्डन में वॉक करने के लिए निकल जाते हैं वो ना करें, वो गलत है। इसके दूसरे भी उपाय हैं जो मेरे असिस्टेंट से आप ले सकते हैं, या लिंक के अंदर दिए गए हैं कि किस तरह की एक्सरसाइज और साइकिलिंग करने से आप अपना एंड्योरेंस, स्टेमिना मेंटेन कर सकते हैं, वेट लॉस कर सकते हैं, एक्टिविटी मेंटेन कर सकते हैं और आपके घुटनों पर भी उतना जोर नहीं पड़ेगा। हाँ, इसके बाद में जो लास्ट फैक्टर आता है वो है इंजरी। अगर किसी प्रकार की इंजरी हो जाती है किसी जोड़ में तो आपको कम उम्र पे डीजेनरेटिव आर्थराइटिस प्रेसिपिटेट होगा। फिर कुछ एक तरह की आर्थराइटिस हैं जिनके होने के कारण डीजेनरेटिव आर्थराइटिस जल्दी होने लगता है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अगर किसी मरीज को रूमेटॉइड आर्थराइटिस 20-25 साल पे हो गया, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, तो पॉसिबल है 30-35 साल पे ही जॉइंट खराब हो जाए और उनको कार्टिलेज पूरी खत्म होने के कारण रिप्लेसमेंट सर्जरी करानी पड़े। यहां एक बहुत जरूरी चीज मैं बोलना चाहता हूं, जिन लोगों को इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस होती है, अक्सर डॉक्टर्स इन्फ्लामेशन या रूमेटॉइड रिलेटेड, एनकाइलोजिंग रिलेटेड ट्रीटमेंट देते हैं, परंतु वो कार्टिलेज की हेल्थ, जॉइंट की हेल्थ को पूरी तरह भूल जाते हैं। और यहां मैं जिक्र करूंगा जॉइंट फ्रेश जैसा प्रोडक्ट, जो लेना निहायत ही जरूरी है किसी भी प्रकार की आर्थराइटिस में, जो आपके कार्टिलेज को और जोड़ों को सेव रखता है। ये बेसिकली सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट का रिसर्च प्रोडक्ट है।
उसमें एक इंग्रेडिएंट है स्पेनेशिया ओलेरेसिया, मतलब पालक से निकाला हुआ एक एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है टेरोस्पर्मिन सी। ये एक्टिव इंग्रेडिएंट एक्सट्रैक्ट किया गया है 5 साल के अथक प्रयास और रिसर्च से, और इससे कार्टिलेज के जो सेल एक उम्र के बाद में जो कम बनने लगते हैं, जिसके कारण कार्टिलेज, देखिए कार्टिलेज की मोटाई क्यों कम हो रही है, क्योंकि हमारे बॉडी के हर सेल के अंदर नए सेल बन रहे हैं, हर ऑर्गन में नए सेल बन रहे हैं, पुराने सेल डेड हो रहे हैं एक्सेप्ट फ्यू, जैसे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, आईज, इनके अंदर जो सेल बचपन में है वही आपके अंत तक रहते हैं, परंतु बाकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स में पुराने सेल हटते हैं, नए सेल बन करके आते हैं। ये प्रोसेस जीवन भर चलती रहती है। पुराने सेल हटते हैं x संख्या में और x प्लस y संख्या में नए सेल रीजनरेट होते हैं। अब जब उम्र आ जाएगी तो नए सेल बनने की संख्या कम हो जाती है, पुराने सेल ज्यादा डेड होने लगते हैं, तो कार्टिलेज जिसकी मोटाई बढ़नी चाहिए थी वो घटना शुरू हो जाती है। तो अब हमको पूरी किफायत बरतनी चाहिए उन कार्टिलेज को यूज करने के लिए। यहां रोल आता है CDRI के रिसर्च प्रोडक्ट का। उनका वर्ल्ड में पहली बार ये क्लेम है कि कोई दवा उन सेल्स को स्टिमुलेट करती है ज्यादा संख्या में बनाने के लिए। इसकी जो ह्यूमन ट्रायल्स हुई हैं उसके अंदर भी जो ब्लड के अंदर जो मार्कर्स हैं, यूरिन में मार्कर्स हैं CTX2 और कॉम्प, ये मार्कर्स दिखाते हैं कि कार्टिलेज का डीजनरेशन रुका, पूरी तरह से रुका या काफी अधिक मात्रा में ये कम हो गया, जिससे कार्टिलेजेस का घिसना रुक जाता है। इसको लंबे समय लेने से आपकी कार्टिलेजेस घिसना बंद हो जाती हैं, कुछ मात्रा में रीजनरेट भी हो सकती हैं, जिस पर और भी रिसर्च चालू है। और इसी चीज पर जो नैनो टेक्नोलॉजी ये डेवलप की CDRI के साइंटिस्ट ने, देखिए क्या होता है, आज दुनिया में जितनी भी दवाइयां हैं वो अगर मरीज को दी जाती हैं जॉइंट रिलेटेड, जैसे आपने देखा होगा ग्लूकोजामीन, कोलेजन, कॉन्ड्रेटिन सल्फेट या फिर टर्मरिक, करक्यूमिन और भी दूसरी तरह की चीजें जैसे बोसवालिया, शल्लकी या फिर आपके अश्वगंधा, ये चीजें जोड़ों के हेल्थ के लिए दी जाती हैं। पर इनका रूट क्या होता है, ब्लड के थ्रू, और जॉइंट के अंदर कार्टिलेज में ब्लड की सप्लाई होती नहीं है, या जो पैड अंदर है मेनिस्कस, उनके अंदर सप्लाई होती नहीं है। तो CDRI ने उस जगह तक दवा को पहुंचाने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। इस नैनो टेक्नोलॉजी में जो रूट मिलता है वो मिलता है लिम्फेटिक्स का। तो लिम्फेटिक्स के थ्रू ये दवाई जाती है और जॉइंट के साइनोवियल फ्लूइड के थ्रू ये काम करती है, जिससे प्रॉपर कंसंट्रेशन आता है और दवा इफेक्ट करती है, सेल्स को रीजनरेट होने में मदद करती है। और इस चीज को US के अंदर भी पेटेंट मिला, इसके कंसंट्रेशन के कारण, इसके सेल के ऊपर इफेक्ट के कारण, जो कॉन्ड्रोजेनिक सेल हैं कार्टिलेज की, उस पर असर के कारण। तो ये US में ऑलरेडी पेटेंट हो चुका है, इंडिया के अंदर पेटेंट के लिए डला है, पर चूंकि कोरोना काल चल रहा है तो जैसे ही ये खुलेगा शायद इसको जल्दी यहाँ भी पेटेंट कंफर्म हो जाए। बट ये ऑलरेडी साल, 1.5 साल से 2 साल से पेटेंट के लिए डाला गया है। तो US पेटेंट हो चुका है, इंडियन पेटेंट अवेटेड है, और ये लिम्फेटिक रूट के थ्रू नैनो टेक्नोलॉजी जो डेवलप की है काफी इफेक्टिव है, जो साल भर के अंदर मैंने भी पर्सनली पेशेंट्स के एक्सरेज भी देखे हैं, 9 से 12 महीने में डीजनरेशन पूरी तरह से रुक जाता है, एक्सरे पहले से बेहतर आने लगते हैं। तो ये चेंजेस मैंने देखे हैं। अगर ये मरीज लेता है तो जो 2 प्रमुख प्रॉब्लम हो रही है, एक तो क्या होती है कि कार्टिलेज डीजनरेट, वेयर एंड टेयर होने लगता है, वो रुक जाता है, और दूसरा इस वेयर एंड टेयर के कारण जो जोड़ों में सूजन आती है उसमें जो एंजाइम्स, इंटरल्यूकिन्स निकलते हैं, इंटरल्यूकिन 1, 6, साथ में TNF, ये वापस से कार्टिलेज को डैमेज करते हैं इसकी एसिडिक नेचर के कारण। तो वो जो डैमेज करते हैं, अगर हम इन्फ्लामेशन को कम कर पाए, जिसमें 4 स्टेप कैप्सूल काफी मदद करता है, जिसमें शल्लकी, अश्वगंधा वगैरह और दूसरे इंग्रेडिएंट्स हैं, तो उसके कारण डीजनरेशन स्लो डाउन होता है, पूरी तरह रुकता है। तो 2 इसके अंदर सप्लीमेंट हैं, एक है जॉइंट फ्रेश, दूसरा है 4 स्टेप।
तो इसको बनाने में भी हमने पूरी प्रिकॉशन ली है। जिस तरह के फैक्ट्री और सेटअप के अंदर ये तैयार होते हैं वो USDA सर्टिफाइड है, क्योंकि इधर से हर्ब्स एक्सपोर्ट होते हैं फॉरेन कंट्रीज को, लाइक अमेरिका, US, जापान, कोरिया वगैरह। तो ये पूरे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जिससे इनमें किसी भी प्रकार के स्टीरॉइड्स या फिर पेस्टिसाइड या फिर हैवी मेटल्स, इनका परसेंटेज ना रहे, पेशेंट के हेल्थ की सेफ्टी रहे। और ये ट्रायल्स बेसिस पर साबित भी हुआ है कि ये लेने के लिए, कंज्यूम करने के लिए पूरी तरह सेफ हैं, साइड इफेक्ट्स मिनिमल हैं, जैसे कभी किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाए या किसी को एकाध लूज मोशन हो जाए। इसके अलावा 100 में किसी एकाध को कोई और ऑब्वियस साइड इफेक्ट इसके नहीं है, पूरी तरह से सेफ है लेने के लिए। तो ये 2 तरह के मेडिसिन लेने होते हैं या सप्लीमेंट लेने होते हैं, जिससे आप डीजेनरेटिव आर्थराइटिस को कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं। कई बार पेशेंट बोलता है कि जो मेरे को डिजायर्ड रिजल्ट था वो नहीं मिला। 90% पेशेंट बोलेंगे मेरे को रिजल्ट मिला, पर 10% बोलेंगे नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि या तो वो एक्सरसाइजेज नहीं करते जोड़ों की, या अपना वजन कम नहीं करते। तो जो फैक्टर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे मैंने 5 फैक्टर्स आपको बताए, क्या क्या? उम्र, जेनेटिक्स, ये 2 आप रिवर्स नहीं कर सकते। बाकी के 3 क्या है? वेट, ओवर यूज या फिर कोई इंजरी। इन चीजों से अगर आप जोड़ों को बचाते हैं, जैसे वेट लॉस करें, एक्सरसाइजेस करें, इंजरी से बचे रहें, तो आपको पूरे अच्छे पुख्ता रिजल्ट्स मिलते हैं। पर मेडिकेशन लंबे समय तक लेना होता है। कई पेशेंट उम्मीद करते हैं 5 दिन, 10 दिन या 15 दिन में उनको पूरे रिजल्ट्स आ जाएंगे, जो किसी भी प्रकार की डीजेनरेटिव आर्थराइटिस में संभव नहीं है। फिर मरीज एक डायलॉग लेकर के आता है कि जब तक दवाई लेता हूं ठीक रहता हूं, नहीं लेता तो फिर वैसा ही हो जाता है, तो फायदा क्या? तो इसके कारण 5 से 10 साल के अंदर जोड़ इतने खराब हो जाते हैं, बैक के या नेक के या घुटने के, कि इंसान को फिर जोड़ बदली कराने की नौबत आ जाती है। यदि आपकी शुरुआत हुई है घुटने से, तो ये दूसरे घुटने में भी आ जाएगा। आपने एक जोड़ बदली करा लिया, बाद में दूसरा भी कराना पड़ेगा अगर आपने लापरवाही बरती है। या फिर आपको कमर के जोड़ बदली कराने पड़ सकते हैं, या गर्दन के जोड़ बदली कराने पड़ सकते हैं। फिर 10 से 15 साल के बाद में ये आपके दूसरे जोड़ों में आने लगता है, जैसे उंगली के जोड़, हिप, शोल्डर, एंकल। तो कौन कौन सा जोड़ बदली कराएंगे? तो बेहतर क्या है? अपना वजन घटाएं, प्रिकॉशंस लें, अनवांटेड सीढ़ियां ना चढ़ें, कमोड सिस्टम यूज करें। कई लोग जिद करते हैं कि मैं तो पालती मार के जमीन पर बैठूंगा। भाई, जब कोई चीज आपका टायर गाड़ी का घिस गया है, आपका 5 साल में 40,000 किलोमीटर चल गया है, तो आप 300 और 200 या 100 किलोमीटर की स्पीड पे क्यों गाड़ी भगाना चाहते हैं? फट जाएगा टायर, तो नुकसान देगा। इसी तरह से आप पालती मारेंगे तो जो आपकी कार्टिलेज खराब हो रही है वो और प्रेशर आके डैमेज हो जाएगी। तो आप कुर्सी टेबल पर बैठ के भी तो जीवन निकाल सकते हैं। जरूरी है जमीन पर पालती मार के ही हम भोजन करें? हम कुर्सी टेबल पर भी कर सकते हैं, जिससे उन्हीं कार्टिलेज को किफायत के साथ में लाइफ टाइम के लिए, 100 साल के लिए चलाया जा सके, बजाय इसके कि हम 50-55 साइड पे जाकर के सर्जरी कराने लगे। तो ये सारे प्रिकॉशंस लें किसी भी प्रकार के डीजेनरेटिव आर्थराइटिस में। एक्सरसाइजेज रेगुलर करें, वजन को कंट्रोल में रखें, ओवर यूज से बचें, अनवांटेड सीढ़ियां ना चढ़ें, हल्की गर्म सिकाई करें। यहां फिर मरीज कंफ्यूज होता है, गर्म करूं कि ठंडी? अगर जोड़ सूजा हुआ दिख रहा है तो ठंडी करें, सूजा नहीं दिख रहा है तो हल्का गर्म करें। फिर डाइट, एंटी इंफ्लामेटरी डाइट लें, उससे भी आपके जोड़ों में सूजन कम रहेगी, तकलीफ कम रहेगी। हालांकि इसमें इन्फ्लामेशन उतना नहीं होता है। इन्फ्लामेशन इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस में ज्यादा होता है, जैसे रूमेटॉइड या एंकाइलोजिंग, बजाय ऑस्टियोआर्थराइटिस के। पर ऑस्टियोआर्थराइटिस या स्पॉन्डिलोसिस में भी सीआरपी बढ़ता है। तो इन्फ्लामेशन अंदर होता है, पर इतना नहीं कि आप रेगुलर बर्फ की सिकाई करें। अगर आप हल्का गर्म सिकाई भी करते हैं तो आपके जोड़ों में काफी कंफर्ट आएगा, मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी, दर्द कम होगा। अब यही सब चीजों को देखते हुए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है या आपको कोई दुविधा है,
तो आप मेरे से वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं। नीचे दिए नंबर पर आप या तो डायरेक्ट बात करें मेरे असिस्टेंट से, वो आपको फैसिलिटेट करेंगे कंसल्टेशन के लिए, और साथ में ये जो सप्लीमेंट बताए उनके लिए। तो उसके अपार्ट अगर आप मेरे असिस्टेंट से चाहें पूरी हेल्प ले सकते हैं, इन सप्लीमेंट्स को मंगा सकते हैं। डेफिनेटली ये आपकी मदद करेगा आर्थराइटिस को कंट्रोल करने में, एक लेवल तक इसको रोकने में, और आपको 100 साल तक जोड़ों को इस्तेमाल करने देने में फैसिलिटेट करेगा। थैंक यू वेरी मच।